of all, I am very grateful to those who sent their recording assignments because today's topic was about your husband. So बहुत से लोगों ने रिकॉर्डिंग्स भेजी और अच्छी बात है और कुछ कुछ रिकॉर्डिंग सुन के अच्छा भी लगा। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि ये रिकॉर्डिंग जो आपने मुझे भेजी है, ये रिकॉर्डिंग आप आपके हस्बैंड को भी भेजकर एक सरप्राइज़ दीजिए, तो उनको भी अच्छा लगेगा इस कोरोना पीरियड में। तो कुछ रिकॉर्डिंग्स तो मुझे सही में बहुत अच्छी लगी, मुझे इंग्लिश जाने दीजिए, लेकिन उनकी जो सोच थी उनके हस्बैंड के लिए जो भी था, जो डीप थिंकिंग था उनका, वो काफ़ी अच्छा था और मैंने कुछ रिकॉर्डिंग्स ऐसी भी थी जो मैंने मेरे वाइफ को भेजी कि देखो क्या-क्या सोचते हैं लेडीज़ अपने हस्बैंड के बारे में। तो अच्छा है, वेरी गुड। अ, आज का जो टॉपिक मैंने दिया था, मैंने बोला था कि हमारा जो बेसिक लेवल होता है, वो बेसिक लेवल का जो फर्स्ट डे होता है, उसका जो टॉपिक है वो मैं एक बार आपके साथ में लेना चाहता था। तो ये मेरा बेसिक लेवल का फर्स्ट डे का टॉपिक होता है। तो मैं जैसे कल बता रहा था कि कोई भी लैंग्वेज में, एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो, वो 5 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एनी लैंग्वेज इज़ डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स। तो फर्स्ट है स्टेट। तो स्टेट का मतलब होता है हालत। तो वो फिजिकल भी हो सकती है और मेंटल भी हो सकती है। तो वो स्टेट। सेकंड है नेचर। नेचर मतलब जिसको हम स्वभाव बोलते हैं वो। तीसरा है क्वालिटी, तो जिसको हम गुण बोलते हैं हिंदी में, उसके अंदर क्या क्वालिटीज है। और चौथा है आइडेंटिटी। ये चारों चीजें हमने आज के स्टडी कार्ड में भी और वीडियो में भी हमने कवर की थी। और आखिरी पांचवा बचता है एक्शन। इन पांच ही चीजों के कॉम्बिनेशन से लैंग्वेज में हम बात करते हैं। ये पांचों के अलावा दूसरा कुछ नहीं। हम एक तो स्टेट की बात करेंगे, किसी के नेचर की बात करेंगे, किसी की क्वालिटीज की बात करेंगे, किसी के आइडेंटिटी की बात करेंगे, या फिर जो भी एक्शन हुआ है वो एक्शन की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्शन। और स्टेट, नेचर, क्वालिटी और आइडेंटिटी, ये सारा कुछ प्रेजेंट टेंस में ही हम लोग बोलते हैं। एक और चीज थी जिसमें कि मैंने शायद आपको को 2 दिन में बताया नहीं बताया, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि एक रिसर्च हुआ था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो वो रिसर्च में उन्होंने एक ऐसा रिसर्च किया कि नॉर्मली हम जो बोलते हैं सेंटेंसेस, वो सेंटेंसेस में जो टेंसेस है, वो टेंसेस हम कौन से ज्यादा यूज करते हैं। तो यू विल बी सरप्राइज। मैं भी खुद जब मैं ये रिसर्च का मैं जब पूरा पढ़ रहा था, तब मैं भी थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था। अ, जब मैं मेरे कोर्सेज सारे डिजाइन कर रहा था, उसके पहले जब मैं रिसर्च कर रहा था कि मैंने किस तरह से मेरे कोर्सेज को मैंने डिजाइन करना चाहिए, तब तो उस वक्त मैंने देखा कि 80 से लेकर 85% हम लोग थ्री टेंसेस यूज करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका मतलब अभी जो हो रहा है, बराबर, या अभी रिसेंटली आज या कल में या परसों में जो हो चुका है वो, या रिसेंटली आज या कल परसों में जो होने वाला है वो, ये होता है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर और सिंपल पास्ट। 80 से लेकर 85% जो है सेंटेंसेस हम डेली में जो यूज करते हैं, आप भले ही, मैंने उसके बाद में मैंने खुद मार्क किया, जब जितने भी सेंटेंस हम डेली बोलते हैं उसमें से, भले हम हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो या मराठी में बोलो, जो भी लैंग्वेज आप बोलते होंगे, तो उसके अंदर 80 से लेकर 85% हम लोग ये तीनों टेंसेस यूज करते हैं। राइट। अब उसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। राइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस 6% बोला जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट 6% बोला जाता है। राइट, मतलब हम अगर 80% भी पकड़े तो 80 प्लस 6, 86 प्लस 6, 92 से लेकर 95% तक ये 5 टेंसेस में कवर हो जाता है। राइट। अब बचा 8% टू 5%, जो भी होगा 8 टू 5%, ये जाता है बाकी 7 टेंसेस में। इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस आ गया, राइट। तो ये जाता है बाकी के 7%, 7 टेंसेस में, जो कि बोलते हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया तो फ्यूचर, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस, तो वो सारा 7% में आता है।
तो इसका मतलब है कि अगर हम ये 5 टेंसेस के ऊपर अगर फोकस करें तो 90% इंग्लिश हम लोग बोल पाएंगे, जो कि अभी हम 25% भी नहीं बोल पा रहे हैं। तो 90% हो गया तो बचा 10%। तो वो 10% के लिए हम पूरी एनर्जी डाल रहे हैं, उसी के पीछे हम लोग घूम रहे हैं, और हम ये जो 90% का इतना बड़ा बंच हमारे सामने 5 टेंसेस के अंदर है, उसके ऊपर हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए ये रिसर्च बताने का मेरा रीजन यही था कि हम लोग वही बातों के पीछे घूमते हैं जो ज्यादा डिफिकल्ट है और जो ज्यादा यूज भी नहीं होती है। हमने अगर ये 5 टेंसेस को हमने हमारा एकदम पूरा अच्छी तरह से पक्का कर लिया, तो डेफिनेटली वी विल बी इन द ब्रैकेट ऑफ 90% who speak English very well. Definitely it needs a practice. Without practice nothing can be happen. तो ये 90% के ब्रैकेट में हम लोग आते हैं, ठीक है। तो ये एक रिसर्च का पार्ट था जो मुझे बताना था। स्टेट, क्वालिटी, नेचर और आइडेंटिटी के लिए बहुत सारे वर्ड्स जो मैंने स्टडी कार्ड में दिए थे, तो आई होप कि आप लोगों को स्टडी कार्ड अच्छा लगा होगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी होंगे शायद जो आपको नहीं पता होंगे, जो हम लोग को भले ही इंग्लिश में, हिंदी में या मराठी में पता होते हैं, लेकिन इंग्लिश में पता नहीं होता है कि क्या बोलना है। उसी के बेसिस के ऊपर मैंने टेस्ट रखा था, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ, कल भी मैंने बोला था कि टेस्ट में रखता हूँ तो मैं ये माइंड में रखता हूँ कि जब मैं जूम मीटिंग लूंगा तो मैं टेस्ट में कुछ ना कुछ ऐसा डालूंगा कि जिसके ऊपर मैं डिस्कस कर सकूँ और कोई नई चीज मैं बता सकूँ। तो उसी के ऊपर मैं आज बात करूंगा। 2-3 चीजें हैं जो नई है, जो मुझे आपको बतानी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, डेस्परेट या डिस्परेट, दोनों प्रोनाउंस किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, जब मैंने वीडियो बताया था तो मैंने बताया था कि डेस्परेट मतलब किसी के कोई चीज को पाने के लिए एकदम बेकरार हो जाना, ऐसा मैंने वीडियो में बताया था। मतलब मुझे वो चीज चाहिए ही चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ना शिद्दत से पाने की कोशिश करना, जो हम पिक्चर के डायलॉग हम सुनते हैं तो वो होता है डिस्परेट। मतलब मैं उस चीज के लिए बहुत डिस्परेट हूँ, तो मुझे वो चाहिए ही। तो उसका आंसर था बेकरार। 86% लोगों ने इसका आंसर सही दिया। किसी ने इंतजार दिया है, किसी ने इनमें से कोई नहीं वो दिया है, और किसी ने और कुछ दिया है, तकरार दिया शायद। तो इसका सही आंसर था बेकरार। क्वेश्चन नंबर 2, मैं संतुष्ट हूँ। ठीक है, मैं संतुष्ट हूँ, स्टडी कार्ड में ये सेंटेंस था, मैं संतुष्ट हूँ, दैट इज आई एम सेटिस्फाइड। तो आई एम सेटिस्फाइड ये मैंने टाइप करके लिखने के लिए बोला था। कुछ लोगों ने सेटिस्फाइड का स्पेलिंग रॉन्ग कर दिया, किसी ने सेटिस्फाई लिख दिया। ठीक है, हम हमारा इंग्लिश स्पीकिंग का मैटर है, हमारा राइटिंग से कोई अभी फिलहाल बात नहीं चल रही है। तो अगर आपको प्रोनाउंस अच्छे से करते आता है सेटिस्फाइड, तो नो प्रॉब्लम, स्पेलिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसमें आपका 1 मार्क जोड़ लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। तो ये था आई एम सेटिस्फाइड। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए मैंने कल भी आप लोगों को बताया था और आज के वीडियो में भी मैंने ये बात बोली थी कि देखिए जैसे वरीड है, ये वरीड ये थर्ड फॉर्म नहीं है, या ये भी कोई पास्ट टेंस नहीं है, ये एक स्टेट हालत बताने का हमारा एक वर्ड है। जैसे सेटिस्फाइड हो गया, वरीड हो गया, इन्फॉर्म हो गया, फ्रस्ट्रेटेड हो गया, बहुत सारे वर्ड्स हैं उसके अंदर। आप स्टडी कार्ड देखोगे तो उसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स है, बोर्ड है, सरप्राइज है, बहुत सारे, एक्साइटेड है। तो ये सारे वर्ड्स जो है वो एज इट इज यूज करने हैं, वो थर्ड फॉर्म वगैरह कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ हमारे हालत को दिखाते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन था, बी एक वॉवेल है। 93% लोगों ने इसका आंसर सही दिया है, और देना ही चाहिए, तो बहुत मतलब बेसिक चीज थी कि वॉवेल जो है वो सिर्फ 5 है, ए ई आई ओ यू। तो भी 3 लोगों ने, 3 पर्सन हैज गिवन, 3 लेडीज हैज गिवन रॉन्ग आंसर। तो पता नहीं, उनके शायद कंफ्यूजन हुआ होगा कुछ। ठीक है, आई एम डैश इलेक्ट्रिशियन, जो वॉवेल होता है उसके आगे एन लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर एन लगेगा, मैंने ऑप्शन दिए थे ए एन, नन ऑफ द अबव। तो 89% लोगों ने एन पर क्लिक किया है, और
9% ने 10% लोगों ने ए पर क्लिक किया है जितने, मतलब मेरे हिसाब से 5-6 लोगों ने ए पर क्लिक किया है। आई एम सेंसिबल, इसका मतलब क्या? तो आपने अगर स्टडी कार्ड या वीडियो में मैंने कवर किया होगा, या स्टडी कार्ड में तो सारा ही है, ऑलमोस्ट 108 सेंटेंसेस थे वो अलग अलग। तो आई एम सेंसिबल का मतलब होता है, सेंसिबल का मतलब होता है समझदार, तो मैं समझदार हूँ, ये उसका आंसर था। एक और चीज है, देखिए मेरा जो स्टडी कार्ड है और मैं जो कोर्स भी लेता हूँ, मैं ऐसे ही सारे सेंटेंसेस देता हूँ उसके अंदर। ठीक है, अगर कोई झंझट में ना पड़ना चाहे और सिर्फ ये सेंटेंसेस को याद कर ले अच्छे से, तो भी वो इंग्लिश बोल सकता है। उसको फिर ग्रामर पार्ट आता हो या ना आता हो, या पढ़ा लिखा हो या ना हो, आई एम हैप्पी मतलब मैं खुश हूं। आप देखेंगे ये क्रिकेटर्स जो होते हैं, ये जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं और फिर भी क्रिकेट खेलते हैं, तो वो अच्छी इंग्लिश कैसे बोलना सीखते हैं? उन लोगों को इसी तरह से इंग्लिश सिखाई जाती है कि उन लोगों को जो डेली यूज में डेली सेंटेंसेस जो है वो रटाए जाते हैं, और वो रटी रटाई इंग्लिश को वहां पर वो बोलते हैं। अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन इधर से उधर हो जाता है तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मैं रिकमेंड तो करता ही नहीं हूँ रटी हुई इंग्लिश। आप पहले समझिए इंग्लिश को, उसके बाद में ही आप अ, बोलना स्टार्ट कीजिए। तो फिर भी अगर किसी के पास उतना टाइम नहीं, तो आप अगर ये सेंटेंसेस अगर लर्न भी कर लेते, तो भी आपको कितने 108 सेंटेंसेस आ जाएंगे, जिसके अंदर आप ये चारों चीजें बोल सकते हो जब भी आपको जरूरत हो। ठीक है, उसके बाद में आई एम सेंसिबल का मतलब था मैं समझदार हूँ। 87% लोगों ने इसका आंसर सही दिया है, और 13% लोगों ने इसका आंसर गलत दिया है। किसी ने मैं निराश हूँ दिया है, किसी ने इनमें से कोई नहीं दिया है। देखिए एक ये ट्रिकी क्वेश्चन था। कल हमारी मेरी कोई किसी से बात हो रही थी, किसी पार्टिसिपेंट से, तब ये बात हो रही थी कि हिंदी में तो हम कौन सा बोलते हैं, तो कौन सा मतलब विच होता है, राइट? तो देखिए हिंदी के हिसाब से हम इंग्लिश को नहीं ले सकते। बहुत सारी बातें 90-95% कवर होती है, लेकिन कुछ बातें कवर नहीं होती है। तो ये जो एक क्वेश्चन है, इसके अंदर आप देखिए आई एम हैंडसम। आप पहली बात एक समझिए कि ये हैंडसम जो वर्ड है वो हम लड़के के लिए यूज करते हैं, राइट? तो लड़के को कभी बोलते हैं कि हम ये खूबसूरत लड़का है, या ये सुंदर लड़का है। हम वो अच्छा दिखता है, इज गुड लुकिंग, वो अच्छा दिखता है, बस इतना ही बोल सकते हैं हम। वो बहुत खूबसूरत है ये नहीं बोल सकते। हम हैंडसम बोलेंगे, लेकिन खूबसूरत नहीं बोल सकते, सुंदर भी नहीं बोल सकते। तो इसलिए टोटल हिंदी के ऊपर से इंग्लिश को भी सीखना ये थोड़ा सा रॉन्ग भी हो जाता है, कभी कभी कंफ्यूजन में हमको डाल देता है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला था कि आई एम हैंडसम। तो इसमें मैं अच्छा दिखता हूँ, ऐसा इसका ये आंसर है, जिसमें 50% लोगों ने आंसर दिया है, और 50 कुछ 24% लोगों ने मैं सुंदर हूँ बोला है, और 26% लोगों ने मैं खूबसूरत हूँ ये जवाब दिया है। हम ना तो लड़के के लिए सुंदर बोलते हैं, ना खूबसूरत बोलते हैं, वो अच्छा दिखता है बस। ठीक है, तो जब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जब गूगल ट्रांसलेट पे गया, राइट, तो गूगल ट्रांसलेट पे ऐसा होता है कि हम हिंदी में डालेंगे तो वो इंग्लिश में हमको कन्वर्ट करके देता है, या फिर हम इंग्लिश में डालेंगे तो वो हमको हिंदी में कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, तो जब मैंने उसमें डाला आई एम हैंडसम, तो वो आया मैं खूबसूरत हूँ, बराबर। और जब मैंने इंग्लिश में डाला, सो मैंने जब हिंदी में डाला कि मैं खूबसूरत हूँ, तो इंग्लिश में आया आई एम ब्यूटीफुल। मतलब वो खुद कंफ्यूज है। मेरी बात को समझिए, मैंने इंग्लिश में डाला आई एम हैंडसम, तो आया मैं खूबसूरत हूँ, और जब मैंने हिंदी में डाला मैं खूबसूरत हूँ, तो उसने लिखा आई एम ब्यूटीफुल। इवन गूगल ट्रांसलेटर जो है वो खुद भी इस चीज के लिए कंफ्यूज है। जब ये मैंने जब मैंने फर्स्ट डे बनाया था मेरे क्लास का, तब मैं इसी के अंदर मैं रिसर्च कर रहा था, तब मैंने गूगल ट्रांसलेट में यूज किया था ये, जब फर्स्ट टाइम मैंने क्लास बेसिक लेवल डिजाइन किया था। तो इसलिए हिंदी के ऊपर से टोटली इंग्लिश को मतलब ये जज करना, ये थोड़ा आप साइड में रखिए। इसी के लिए मैंने ये क्वेश्चन डाला था। ठीक है, अब बात 7th क्वेश्चन की, आई एम अ मदर।
ठीक है, आई एम अ मदर, ये राइट है या रॉन्ग है? तो 92% लोगों ने इसका आंसर सही दिया है और 8% ने गलत दिया है। तो ये सही था। तो अभी ए, एन और द, ये कहाँ पर यूज करते हैं, ये मुझे कोई बताएगा क्या? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। सर मैं बता सकती हूँ? हाँ बोलिए मैडम, हाँ बोलिए। ए होता है तो हम सिंगल इसके लिए यूज करते हैं, और एन होगा तो वॉवल के आगे यूज करते हैं एन। हाँ और हाँ द होता है तो जब हम किसी के बारे में स्पेसिफिकली बात करते हैं, जो जैसे कोई भी मॉन्यूमेंट्स हो या बहुत चीजें जो स्पेसिफिक है, अगर हम किसी को रिपीट करते हैं सेंटेंस में कोई चीज को, तो हम तब उसके लिए द यूज करते हैं। राइट। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ दीपा मैडम, कि अभी एक सेंटेंस है मेरे सामने जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी लिया है मैडम। तो आई एम सिक, तो आई एम अ सिक आएगा या नहीं आएगा? क्या? पार्डन? आई एम अ सिक, आई एम अ सिक, आई एम अ सिक्स, नहीं अ नहीं आएगा, आई एम सिक। ऐसा है सिक मतलब बीमार होता है ना, तो आई एम अ सिक आएगा। अच्छा सिक, अच्छा बीमार का यूज करें। नो नो, आई एम सिक आता है डायरेक्टली, अ नहीं आता है। तो यहाँ पर ए क्यों नहीं आया? नहीं, क्योंकि सिक को हम लोग एक है या ऐसे इसमें डिफाइन नहीं कर सकते, जो मुझे पता है, मुझे स्पेसिफिकली ये नहीं कि हाँ, तो सिक क्या है कि अपना मुझे वही स्टेट है। जानना था। देखिए हमको ऐसी आदत पड़ गई है मैडम, आदत हो गई है बचपन से कि ऑटोमेटिकली जैसे हम ड्राइव करते हैं ना गाड़ी, तो वो हमको ध्यान नहीं देना पड़ता है गाड़ी ड्राइव करते हुए कि गियर चेंज करना है, स्पीड बढ़ाना है, ब्रेक लगाना है, वो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड करता है, बराबर है ना? तो उसी तरह से ये ए भी कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, जिसको ऑलरेडी इंग्लिश पता है ऑटोमेटिकली वो लगा लेते हैं, राइट? उनको पता नहीं, लेकिन मुझे स्पेसिफिकली पूछना कि यहाँ पर अ क्यों नहीं लगा, ए क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो स्टेट है, अपना कंडीशन है, जिसके आगे हम अ नहीं लगा सकते। हम स्पेसिफिकली जो काउंट कर सकते चीज जो एक ही में उसको, उसे मतलब प्लूरल के आगे अ नहीं लगता है, सिंगुलर के आगे अ लगता है। चलो अभी मैं आपको बताता हूँ। ओके मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आपने सर। सही बोला, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ ताकि सब लोग, आपने वीडियो देखा था सब लोगों ने, मैडम प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा था, तो मैंने उसके अंदर एक चीज बताई थी कि एक औरत भी एक औरत का दर्द समझ सकती है। मैडम प्लीज जो भी है म्यूट कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए इसको। मैंने वीडियो में एक डायलॉग बोला था जो हिंदी फिल्म में हमेशा रहता है, हिंदी मूवी में, एक औरत ही एक औरत का दर्द समझ सकती है। तो एक औरत क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत सारी औरतें हैं, मतलब देयर नंबर ऑफ वुमेन्स या वुमेन जो भी है, जितने नंबर ऑफ वुमेन है यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में, उसमें से एक औरत, राइट? ये काउंटेबल भी है पूरा, और उसमें से मतलब कि वो एक नाम है किसी, जो हम बोलते हैं कॉमन नाउन, जिसको बोलते हैं हम कॉमन, सबके लिए है। कॉमन नाउन मतलब जो होता है, जो सबके लिए नाउन होता है, जैसे बॉय है, राइट? तो आप चार बॉय को खड़ा कर दो तो आप सबको बॉय ही बोलोगे, राइट? तो बॉय है तो वो अ बॉय अ बॉय अ बॉय अ बॉय आएगा। वो सब लोग बोलते, वो यही बोलेंगे आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय। तो जो कॉमन नाउन है, जो सबके लिए एक ही नाम है, भले वो चीज का हो, किसी भी कोई भी बात का हो, जैसे टेबल है तो दिस इज अ टेबल, क्योंकि चार टेबल है उसमें से ये एक टेबल है, सो दिस इज अ टेबल, राइट? तो ये सिर्फ कॉमन नाउन जो होते हैं सारे, वो कॉमन नाउन के साथ में अ एंड द ये लगता है, और द स्पेसिफिक के लिए लगता है, एंड वॉवेल के लिए लगता है। ये सारी चीजें सबको पता है कि अगर एन है तो वॉवेल लगता है। और वो मैं अगले जो अगला क्वेश्चन जो मैंने दिया था, ट्रिकी क्वेश्चन, उसके अंदर भी बहुत से लोग फंस गए, वो भी मैं आगे लेने वाला हूँ। तो एन जो है वो जो वॉवेल है उसके आगे लगता है, ए जो है जो कॉन्सोनेंट है उसके आगे लगता है, लेकिन दोनों लगेंगे किसके आगे? जो
कॉमन नाउन है उनके आगे। तो कॉमन नाउन बहुत सारे हो सकते हैं। ये कूलर है तो कूलर भी कॉमन नाउन है। लैपटॉप है, लैपटॉप भी कॉमन नाउन है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लैपटॉप है, एक ही लैपटॉप नहीं है, स्पेसिफिक एक लैपटॉप नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उसके आगे अ और एन लगता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए। और एक जैसा दीपा मैडम ने बताया कि वो प्लूरल के आगे अ नहीं लगता है, क्योंकि वो एक से ज्यादा चीजें हो जाती है। तो वो वी आर बॉयज हो जाएगा, वो आई एम अ बॉय नहीं रहेगा, तो वो एक से ज्यादा चीज, वो अलग चीज हो गई। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन था आई एम अ मदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो मदर है, मदर तो पूरी दुनिया में है, तो आप इतनी सारी माँओं में से एक माँ है, इसलिए आप बोल रहे हो कि आई एम अ मदर। तो ये उसका आंसर था। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बाद में, मैं जो पूछूंगा क्वेश्चंस के लिए बोलूंगा तो वो पूछ लेना। कॉशियस, कॉशियस का मतलब सतर्क। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केयरफुल एंड कॉशियस? सावधान और सतर्क में क्या डिफरेंस होता है? पहले दिन भी हम लोगों की बात हुई थी कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे कंप्लीटिंग, फिनिशिंग, डूइंग था, ये सारी चीजें थी जो लगते सेम है, लेकिन उनके मतलब अलग अलग जगह पर यूज, मतलब उनका यूज जो है वो अलग अलग जगह पर किया जाता है। तो उसी तरह से कॉशियस भी है और केयरफुल भी है। तो इस दोनों का डिफरेंस मैं आप लोगों को बताता हूँ जो आपको यूज करना है। जब ऐसे कोई बात जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हमको पहले से पता है, उसके लिए हम केयरफुल होते हैं, राइट? अगर आपको पहले से पता है कि भाई ये चीज करने से कोई नुकसान हो सकता है, तो हम बोलते हैं कि बी केयरफुल, राइट? और ऐसी कोई चीज जिसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में हमको पता नहीं है, जो एकदम से हमारे ऊपर हो जाता है, जिसका खतरा हम बोलते हैं, जो एकदम से हमारे ऊपर हो जाता है, उस वक्त आता है कॉशियस। तो उस वक्त बोलते हैं हम सतर्क। तो सतर्क ये चीज होती है कि हमको पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए हम लोग सतर्क रहते हैं, कुछ भी हो सकता है। और केयरफुल ये होता है कि जब हमको पता होता है कि आगे कुछ, अगर हम ठीक तरह से नहीं रहे तो आगे हमको ये नुकसान हो सकता है, तो वो केयरफुल होता है। आई होप ये दोनों डिफरेंस आप लोगों को अच्छे समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए होंगे तो आप क्वेश्चन में मुझे पूछ लेना। केयरफुल मतलब जो नुकसान हमको पहुंचने वाला है, ये हमको पहले से पता होता है, उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग केयरफुल रहते हैं। और कॉशियस मतलब हमको पता भी नहीं नुकसान क्या होने वाला है, इसलिए हम ऑलरेडी पहले से कॉशियस रहते हैं। हाँ, अब इनमें से कौन सा सही है? आई एम अ ब्यूटीफुल, आई एम अ ब्यूटीफुल गर्ल, आई एम ब्यूटीफुल अ गर्ल, आई एम ब्यूटीफुल गर्ल। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था। ठीक है, मैंने पहले बताया कि ए जो है वो कॉमन नाउन, मतलब जो सबका नाम है, मतलब कॉमन नेम है सबका। जैसे गर्ल हुआ, तो गर्ल ये कॉमन नाउन है, राइट? तो यहाँ पर भी 63% लोगों ने ही राइट आंसर दिया है, ऑलमोस्ट 37% लोगों ने रॉन्ग आंसर दिया है। तो ये क्यों हुआ है, राइट? तो जिन जिन लोगों को, मैंने कुछ कुछ लोगों को मैसेज में लिखा भी था उनके रिकॉर्डिंग सुनकर कि भाई आप लोग आज का अटेंड करो सेशन, ए एंड डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जहाँ पर अभी मैं आई एम अ ब्यूटीफुल, यहाँ पर कोई कॉमन नाउन नहीं है। ब्यूटीफुल इज अ क्वालिटी, कि वो सुंदर है, इट्स अ फिजिकल क्वालिटी, राइट? क्वालिटी ये कोई नाउन नहीं है, ये कोई नाम नहीं है, तो उसके आगे अ आना नहीं है। I am beautiful a girl, it's grammatically wrong. I am beautiful girl, it's also grammatically wrong. तो ये है I am a beautiful girl is the right answer. अब इसमें ये जो गर्ल है, ये जो आ रहा है, ये कॉमन नाउन है। और ये कॉमन नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है ब्यूटीफुल वर्ड से।
जिसको हम ग्रामर में एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये गर्ल के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला जो वर्ड है वो ब्यूटीफुल है। तो हमको ए जो लगाना है वो जो भी कॉमन नाउन है उसके आगे उसकी क्वालिटी, नेचर या जो कुछ भी बताने, क्वालिटी, नेचर या फिर उसका जो स्टेट है वो बताने वाले वर्ड के आगे हमको ए लगाना है। तो आई एम अ ब्यूटीफुल गर्ल, राइट। तो आप समझ गए होंगे कि जो कॉमन नाउन है, अगर हम कॉमन नाउन यूज कर रहे हैं तो लगाना है, अगर हम कॉमन नाउन यूज नहीं कर रहे हैं तो नहीं लगाना है। अगर हम कॉमन नाउन साथ में यूज कर रहे हैं, जैसे मैं किसी ने बोलूंगा, किसी कोई बोलता है कि माय हस्बैंड इज लविंग पर्सन, राइट। अभी आपने क्या बोला कि माय हस्बैंड इज लविंग पर्सन, तो ये जो पर्सन आपने लगाया है ये पर्सन कॉमन नाउन है। तो उसके आगे फिर आप पर्सन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो लविंग है, राइट। तो उसके आगे, लविंग के आगे आपको ए लगाना है। माय हस्बैंड इज अ लविंग पर्सन। तो ये देखकर आप चलिए कि आप जो भी बोल रहे हैं उसमें जो भी कॉमन नाउन है उसके आगे उसका एडजेक्टिव हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। एडजेक्टिव अगर है तो एडजेक्टिव के पहले आपको ए लगाना है। तो ये आज बहुत से लोगों ने इसमें मिस्टेक की, और ये जो नॉर्मल मिस्टेक है बहुत से लोग करते हैं। ये थोड़ा सा अगर अवॉइड किए, हमने अच्छे से बोला तो हमारा सेंटेंस प्रॉपर बनेगा और वो सुनने के लिए भी बहुत अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10 था, आई एम डैश मैरिड, राइट। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर अभी कोई कॉमन नाउन नहीं यूज किया है, यहाँ पर सिर्फ स्टेट बताया है। स्टेट मतलब हालत है, वो उसका स्टेटस है, राइट। तो वो मैरिड इज अ स्टेटस, वो कोई कॉमन नाउन नहीं है। अगर इसके आगे ये बोलता कि आई एम अ मैरिड वुमन, तो वुमन जो था वो वुमन एक कॉमन नाउन है, तो फिर मैरिड के आगे ए लगता था। लेकिन यहाँ पर हमने बोला है आई एम डैश मैरिड, तो यहाँ पर कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, इसलिए इसके आगे कुछ भी नहीं आएगा। आई एम मैरिड, इट्स अ करेक्ट सेंटेंस। अगर हम बोलते हैं आई एम अ मैरिड मैन और अ मैरिड वुमन, तो फिर उसको मैरिड के आगे हमको ए लगाना है, क्योंकि आई एम अ मैरिड वुमन बोलते हुए कि मैं एक वुमन हूं जो कि शादीशुदा हो, जो वुमन के बारे में हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो एडजेक्टिव वाला वो वर्ड है, उसके आगे हमको ए लगाना है। आई एम अ मैरिड वुमन, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। आई एम मैरिड, इट्स अ स्टेटस है ये। तो ये आज का हमारा टेस्ट था। 2-3 बातें मैंने इसके अंदर बताई, केयरफुल, कॉशियस, ए एंड दी का यूज, डी का यूज। तो ठीक है, वो थोड़ा सा अलग डिफरेंट टॉपिक है जो यहाँ पर मैंने अभी कवर नहीं किया, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करने का अभी कोई मतलब नहीं है। तो ये आज का टॉपिक था। अब आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हेलो सर। हो। हाँ बोलिए मैडम। हाँ सर, वो द का यूज कब करेंगे? देखिए मैडम, द का कैसा है यूज कि अगर कोई चीज स्पेसिफिक है जो पूरे वर्ल्ड में एक ही है, ओके। तो उसके लिए द यूज होता है, राइट। या फिर हम बात करते हुए किसी स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हैं तो द का यूज होता है। देखिए अभी मेरे पास यहाँ पर 2 टेबल है, एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मेरे पास यहाँ पर 2 टेबल है, राइट। एक टेबल के ऊपर मेरा फोन पड़ा हुआ है, तो मैं बोलूंगा द फोन इज ऑन द टेबल। उस वक्त अ टेबल नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर 2 टेबल है, लेकिन मैं स्पेसिफिकली वही टेबल के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं कॉमनली सब टेबल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिकली वही टेबल के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर मेरा फोन रखा हुआ है, इसलिए उसके आगे द आएगा, राइट। ये एक रूल है। और दूसरा कि जो पूरे वर्ल्ड में एक ही है, जैसे द अर्थ, तो अर्थ एक ही है। द यूनिवर्स एक ही है। जो डुप्लीकेशन जिसका नहीं है, 2 नहीं है, वो उसके आगे द आएगा। ओके सर, आई गॉट इट। ओके, थैंक यू सर। ओके। और कोई क्वेश्चन है? किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप मुझे पूछ सकते हो। आपको स्टडी कार्ड से कुछ फायदा हुआ? चलो ये बोलिए, क्वेश्चन अगर नहीं है आपके पास तो एटलीस्ट स्टडी कार्ड से कुछ फायदा हुआ आप लोगों को?
यस सर। सर मेरा हाँ एक है कि आप टेंसेस पे थोड़ा सा आप ये कर सकते हो क्या, बता सकते हो हमें टेंसेस में डेड टेंस के मैडम, लिए लाइक टेंसेस तो इन्वॉल्व। वो पूरा डीप में समझना पड़ता है मैडम। मैं ऐसा ऊपर ऊपर बात करूं ये चीज मतलब इट विल बी कुछ फायदा नहीं है उसका। कंफ्यूज होने से ना सीखा हुआ ज्यादा अच्छा रहता है। इसलिए मैं वही चीजें ले रहा हूँ जो आप अभी समझ सकती हो मेरे ये 40 मिनट के लेक्चर में। तो मेरा मेरा एक बेसिक लेवल है, मैं उसके बारे में भी बताने वाला था, लेकिन मैं बोला ठीक है अभी टाइम अपना वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। देखिए मेरा जो बेसिक लेवल है वो बेसिक लेवल के अंदर मैंने ये जो 5 टेंसेस है आपके ये सारे के सारे उसके अंदर कवर किए हैं। और उसके अंदर मैं जो असाइनमेंट्स वगैरह जो भी देता हूँ, अभी जैसे मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ कि भाई आप आपके हस्बैंड के बारे में रिकॉर्ड करके भेजिए, बच्चों के बारे में रिकॉर्ड करके भेजिए। वहां पर जो मैं असाइनमेंट लेता हूँ तो मेरे एक बैच के अंदर 10 लोग रहते हैं, तो वहां पर मैं कन्वर्सेशन के असाइनमेंट देता हूँ। जैसे मेरा अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया, ठीक है, तो मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म हो जाने के बाद में सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो भी असाइनमेंट आएगा दो दो आप एक दूसरे से बात कर सकते हो। जैसे अभी आपका डेली रूटीन है, ठीक है, जो डेली रूटीन होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है पूरा की पूरा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो वो पूरा से आप डेली रूटीन बोलते हो। जो आप रोज करते हो ना वो सारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोला जाता है। तो वो रूटीन होता है। तो उस वक्त फिर मैं रूटीन का असाइनमेंट देता हूँ। आप दो लोगों को एक साथ में मैं कॉल में लेता हूँ और उनको एक स्क्रिप्ट देता हूँ। वो दोनों रोल प्ले करते हैं मेरे सामने। जैसे कोई शॉपकीपर है और एक कस्टमर बनता है, तो दोनों को उसके पास स्क्रिप्ट कभी होती भी है और बाद में थोड़ा सा अगर 15-20 लेक्चर हो जाते तो मैं स्क्रिप्ट हटा देता हूँ वहां से। उसके बाद में फिर वो अपने आप बोलना पड़ता है। मैं हिंदी में उनको सेंटेंसेस देता हूँ, उनको इंग्लिश में वो सेंटेंसेस तभी की तभी मेरे सामने बनाकर देने पड़ते हैं। और मैं ये जूम मीटिंग के ऊपर डिपेंड नहीं रहता हूँ। मेरा नेचर ये है कि मेरे को अगर मेरे स्टूडेंट्स जो भी है, अभी आप मेरे स्टूडेंट्स ही है, भले आप बड़े छोटे जो भी होंगे, तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को डायरेक्ट कॉल में लेता हूँ। मैं मेरा 24 आवर आई एम अवेलेबल फॉर माय स्टूडेंट्स। कभी भी मेरे इवन इतने मेरे तो ऐसे स्टूडेंट अभी 60 इयर्स की एक लेडी थी, उनके बच्चे एक सीए है एक आर्किटेक्ट है, मेरे लास्ट बैच की बात बोल रहा हूँ। वो तो मतलब डेली रूटीन में किचन में जो बात करती थी वहां पर भी अगर कुछ लगता तो मेरे को फोन करती थी कि सर ऐसा बोलना है, तो ये अगर मुझे इंग्लिश में बोलना है तो जैसे भी उस दिन उन्होंने बोला कि भजे तल दो, अपने बच्चे को बोलना था, तो उसके लिए उन्होंने मुझे फोन किया कि सर मुझे इंग्लिश में बोलना है, अब कैसे बोलूंगी। तो फिर मैंने उनको ऐसा आंसर दिया और वो उन्होंने मेरे सामने लड़की को बोलकर दिखाया। और उनके लड़कियों ने मेरे को फोन कर करके बोला था कि मतलब उनको 17,000 का नया मोबाइल लेके दिया सिर्फ ये क्लास के लिए। मेरे को बहुत मेरी बड़ाई कर रहा हूँ ऐसा नहीं, लेकिन इतनी ईगर है लेडीज भी 60 इयर्स में भी, जबकि उनके बच्चे सीए कोई इंजीनियर है उसके बाद भी सीख रहे हैं। तो ये ईगरनेस उसके अंदर लेडीज में मैंने देखा, इसलिए मैं लेडीज लोगों पे ज्यादा फोकस करता हूँ। और कुछ सीखेंगी तो, क्योंकि एक लेडीज सीखती है ना, जब एक वुमन एजुकेट होती है ना तो सारा घर एजुकेट होता है। ये तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, इसमें मैं कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ। तो और इवन कुछ लोग तो ऐसे जिनके ग्रैंडसन है, वो ग्रैंडसन के साथ में इंग्लिश में बात करना है क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम में जाता है, इसके लिए भी उन्होंने मेरे पास क्लास लगाया। ऐसे भी है। तो ये सब चीजें ना बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, कभी भी काम आती है सीखी हुई। तो आप जो बेसिक लेवल करोगे ना तो उसके अंदर ये सारी चीजें एकदम वेल एक्सप्लेन्ड ऐसी लैंग्वेज में समझाई है कि मतलब आपको एक बार आपने वो देख लिया और वीडियो लेक्चर अटेंड कर लिया और मेरी जूम मीटिंग अटेंड कर ली, तो मुझे नहीं लगता कि आपको दूसरी बार वो कंफ्यूजन कभी आपके माइंड में आएगा। अभी आप तीन दिनों में आपने सिर्फ मेरा समझाने का या बताने का तरीका आप लोगों ने देख लिया होगा, तो उस तरीके से ही मैं समझाता हूँ। और मेरा अटेंटिवनेस भी आप लोगों ने 3 दिनों में देख लिया होगा कि मैं हर चीज को कितना अटेंड करता हूँ। तो मेरे पास देखिए, मेरे पास अभी ग्रुप में 108 लोग हैं। पहले दिन 60 लोगों ने एग्जाम दी थी, आज दूसरे दिन भी दी 55 लोगों ने, आज भी 50 लोगों ने एग्जाम दिए। मैंने हर एक के नाम को फैच किया। आप ये समझिए कि अगर मेरे पास सिर्फ 10 ही लोग हैं तो मैं उन लोगों को कितना उनके पीछे लग जाऊंगा। मैं छोड़ता ही नहीं हूँ उनको। तो ये मतलब उनको आना ही चाहिए इंग्लिश। आप पैसे दे रहे हो, फुकट थोड़ी कर रहे हो। और मेरे को ये अच्छा लगेगा ना जब आप लोग इंग्लिश में बोल पाओगे, तभी मेरा सक्सेस है। इसलिए मैं उनको छोड़ता ही नहीं हूँ 10 लोगों को। मतलब अभी अभी मेरा वो लोग सारे अभी इंटरमीडिएट के बैच में गए हुए हैं और 15 दिन इंटरमीडिएट बैच के हो गए।
आप मेरे को उनको स्क्रिप्ट देने की जरूरत नहीं करती। वो लोग, मैं टॉपिक देता हूँ, वो टॉपिक पे बात करते हैं, कहीं पर गलती करते हैं, मैं उनको पॉइंट आउट करता हूँ। तो ये मेरा स्ट्रक्चर है।